हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूं सारे स्वस्थ हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़े कि अर्धवार्षिक परीक्षा में एबेसदा वाले क्वेश्चन, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस और एक नंबर वाले क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाएंगे। अब उसी पेपर को बच्चों हम आगे सोल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन और पेपर का चौथा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, देखो। क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बच्चों, एचसीएफ और एलसीएम वाले क्वेश्चन हम कौन सी प्रश्नावली में पढ़ते हैं? प्रश्नावली 1.1 में। इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम किस विधि से ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखो बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं जानेंगे। देखो, पहली संख्या हमारे पास में क्या है? 96 और दूसरी संख्या हमारे पास में क्या है? 404। 96 में किसका भाग जाता है? लास्ट का अंक 6 है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा। 2 चौके कितने हो गए? 8। 1 बचेगा तो 8 दूनी कितने हो जाएंगे बच्चों? 16। अब किसका भाग जाएगा? अंतिम अक्षर 8 है तो 2 का। 2 दूनी कितना होगा? 4 और 2 चौके कितना हो जाएगा? 8। अब किसका भाग जाएगा? अंतिम अक्षर क्या है? 4 है तो 2 का जाएगा। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब अंतिम अक्षर क्या है? 2 है तो 2 का भाग चला जाएगा। 2 एकम 2 और 2 छिके कितने हो जाएंगे? 12। अब इसमें किसका भाग जाएगा? 2 का। 2 तिये कितने हो जाएंगे? 6। अब बच्चों किसका भाग जाएगा? 3 का। 3 एकम 3। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 96 बराबर 1 2 3 4 5। 2 की घात कितनी है बच्चों? 5 गुणा 3 की घात कितनी है? 1। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि हम अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर पढ़ रहे हैं और यहां अगर दिक्कत कर रहे हो तो बच्चों आप बहुत पीछे हो। इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 0 का 0 आ जाएगा और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 0 आ जाएगा और 2 एकम 2। अब बताओ इसमें किसका भाग जाएगा? 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 का भाग भी नहीं जाएगा, 5 का नहीं, 7 नहीं, 9 नहीं, 11 नहीं, 13 नहीं। बच्चों ये अपने आप में शायद खुद एक क्या है? अभाज्य संख्या है और इसमें किसका भाग जाएगा? 101 का भाग ही जाएगा और यहां क्या जाएगा? 1। तो अपन क्या लिख सकते हैं? 404 बराबर क्या हो जाएगा? 2 की घात कितनी हो जाएगी? 2 गुणा क्या जाएगा? 101। यहां तक बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं है तो बच्चों लिखेंगे पहले एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है बच्चों जो निम्नतम घात हो और दोनों में आती हो। कम से कम घात 2 की कितनी है? 2। ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है? 5। तो कम से कम घात और वो दोनों में आए, वो क्या होगा बच्चों? एचसीएफ होगा। तो इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है। इसमें 2 की घात 2 है, इसमें 2 की घात 5 है, तो कम घात कौन सी है? 2 है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 की घात 2। बाकी कुछ कॉमन नहीं है तो 2 की घात 2 का मतलब कितना हो गया? 4। बोलो एचसीएफ समझ में आया? एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम देखना बच्चों, एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम हम बड़ी घात लेते हैं, कॉमन हो या ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन क्या करेंगे? बड़ी घात लेंगे। तो 2 की बड़ी घात कितनी है? 5। 3 की बड़ी घात कितनी है? 1। और 101 की बड़ी घात कितनी है? 1। सरल करेंगे तो क्या आएगा? 2 की घात 5 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार। गुणा किससे करेंगे? 3 से। और गुणा किससे करेंगे? 101 से। तो गुणा करो। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, 16 को 2 से गुणा करेंगे 32 और 32 को गुणा करेंगे 303 से। किससे गुणा करेंगे? 303 से। किसको? 32 को। क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 को 0 से 0 और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 0 और 3 तिये 9। क्या आ जाएगा? 6 9 6 9। तो हमारे पास में जो एलसीएम है वो कितना आ गया? तो 9 6 9 6। ठीक है, क्या होगा? 9 6 9 6। आंसर क्या होगा बच्चों?
9 6 9 6। ठीक है, अब बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन अपना क्या है? अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10 के शून्य के ज्ञात कीजिए। शून्य के ज्ञात करने का तरीका क्या बताया बच्चों मैंने आपको? एक तरीका होता है अपना गुणनखंड वाला तरीका, और अगर गुणनखंड वाला तरीका अपन सेट कर सकते हैं तो वही क्या होता है बच्चों? इजी तरीका होता है। देखो कैसे करेंगे। x की घात कितनी है? 2 प्लस 7x प्लस कितने हैं? 10। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो बीच वाला पद होता है इसके 2 टुकड़े करते हैं। जोड़ने पर हमारे पास में क्या आना चाहिए? यही आना चाहिए, और गुणा करने पर हमारे पास में ये और ये, इसका गुणनफल आना चाहिए। तो हमारे पास में जो संख्या है वो कितनी है? 7। गुणा करने पर हमारे पास में क्या आना चाहिए? 10। तो मैं अगर लिखूं 5 और 2, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7, और इन दोनों को गुणा करेंगे तब कितना आ जाएगा? 10। तो हमारे टुकड़े क्या हो सकते हैं? हमारे टुकड़े हो सकते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस कितना हो जाएगा? 10। प्लस कितना हो जाएगा? 10। अब बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? तो आप बोलोगे सर इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है। x का भाग देंगे क्या बचेगा? x, और यहां x का भाग देंगे क्या बचेगा? 5। प्लस यहां इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? तो आपका जवाब आएगा 2 आ रहा है सर। 2 का भाग देंगे क्या बचेगा? x, और 2 का भाग 10 में देंगे क्या बचेगा? 5। अब जो 2 बार लिखा हुआ होता है उसको क्या करते हैं? 1 बार लिखते हैं। तो 1 बार लिखो। x जोड़ कितना आएगा? 5, और यहां क्या बचेगा? x, और यहां क्या बचेगा? 2। हम क्या निकाल रहे हैं? शून्यक। तो क्या लिखोगे? शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या होगा बच्चों? एक बार इसको शून्य के बराबर और एक बार इसको शून्य के बराबर। तो जब इसको शून्य के बराबर लिखोगे तो क्या लिखोगे? x जोड़ 5 बराबर क्या? 0। और इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? x जोड़ 2 बराबर 0। अब ये जो 5 है ये प्लस का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। और ये जो 2 है ये प्लस का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो हमारे पास में एक शून्य क्या आ गया? x का मान -5, और दूसरा शून्य क्या आ गया? x का मान -2। बताओ बच्चों कोई दिक्कत है किसी को? आ गया समझ में? हाँ आ गया समझ में? किस प्रश्नावली का क्वेश्चन है? प्रश्नावली नंबर 2। नाम क्या है बच्चों? बहुपद। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है क्वेश्चन? 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात कीजिए। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये अपने कौन सी प्रश्नावली से लिया गया है? प्रश्नावली 4 से है या 3 से? कौन सी प्रश्नावली से है? प्रश्नावली 3 से है। क्या क्वेश्चन है? 2 संपूरक कोण। पहले तो हम ये जानेंगे कि संपूरक कोण होते क्या है। संपूरक कोण का मतलब ऐसे 2 कोण जिनका जोड़ कितना होता है? 180, वो आपस में क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। तो 2 संपूरक कोणों में पहला कोण क्या लिखोगे? माना चलो यहां से स्टार्ट कर लो। माना पहला कोण x तथा दूसरा कोण क्या है? y है। तब प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? 2 संपूरक कोण है तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा बच्चों? x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा? 180, क्योंकि दोनों के दोनों कोण संपूरक है। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तब कितना आएगा? 180। दूसरा, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो बड़ा कोण माना x, छोटा कोण कौन है? y, और इन दोनों का अंतर कितना है? 18। क्या करें बताओ? अब सर हम कोण ज्ञात करेंगे, और कोण ज्ञात करने की हमारे पास में 3 विधियां हैं। पहली ग्राफ वाली विधि, लेकिन ये 2 नंबर का प्रश्न है तो ग्राफ से नहीं करना है। दूसरी अपने पास में प्रतिस्थापन, और तीसरी बनती है विलोपन। तो किस विधि का प्रयोग करेंगे?
यहां बच्चों इस क्वेश्चन को हम विलोपन विधि से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहां गुणांक क्या है बच्चों? बराबर है, और जब गुणांक बराबर है तो विलोपन विधि लगाएंगे। तो इसे क्या बोल देंगे? समीकरण 1, इसे बोल देंगे समीकरण 2। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 जोड़ दो, तो x प्लस वाई बराबर क्या आएगा? 180, और x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा? 18। दोनों को जोड़ेंगे तो x और x कितना हो जाएगा? 2x। y से क्या हो जाएगा बच्चों? y कैंसिल। 180 में 18 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 198। 2x का मान 198 है, तो x का मान क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 198 बटे कितना? 2। भाग दे दो, 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 2 नीम 18, 1 बचेगा और 2 नीम 18। तो हमारे पास में x का मान कितना आ गया? 99। x का मान क्या करेंगे? x के मान को या तो समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर इस x की जगह क्या रख देंगे बच्चों? 99। तो क्या आएगा? 99 जोड़ y बराबर कितना आ जाएगा? 180। y बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा 180। ये प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का, और बचेगा कितना? 99 में 1 जोड़ो 100, तो कितना बचेगा बच्चों? 81। तो उन दोनों कोणों का मान क्या आ गया? एक का मान तो आ गया 99 और दूसरा का मान क्या आ गया? 81। यहां बच्चों ये भी लिख सकते हो, क्या बोला इसने? इसने बोला बड़ा और छोटा। तो बच्चों यहां बड़ा और छोटा ही लिख लो जिससे कोई दिक्कत ना हो। क्या लिखोगे? माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण क्या है? y है। कोई दिक्कत है तो बच्चों जल्दी बताएं, फिर बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन अपना कितना नंबर है? अगला क्वेश्चन है अपना 7 नंबर। बढ़ेंगे बढ़ेंगे तो देखो फिर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अपने पास में एक बिंदु है 0 0 और दूसरा बिंदु है 36 15। इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? सर दूरी ज्ञात करने के लिए हम लगाएंगे दूरी सूत्र, और दूरी सूत्र हमारा क्या होता है? दूरी सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कौन सा है, x1 कौन सा है, y1 क्या है? तो बच्चों जो पहला निर्देशांक होता है वो होता है x1 y1, और दूसरा होता है वो होता है x2 y2। ठीक है, मान रखो x2 का मान कितना है? x2 का मान है अपने पास में 36, माइनस x1 का मान कितना है? 0, तो इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है? 15, माइनस y1 का मान कितना है? 0, तो इसका होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे? 36 का स्क्वायर करेंगे, और 36 का स्क्वायर कितना होगा बताओ? देखो बच्चों 35 का स्क्वायर होता है 35 होता है बच्चों 1225। हमें निकालना है 36 का, तो इसमें 35 और इसमें 36 दोनों जोड़ दो तो कितने हो जाएगा? 36 का स्क्वायर हो जाएगा 6 और 5 11, 11 और 5 कितने हो गए? 16, 3 3 6 2 8 और कितना हो गया? 9, तो कितना आ जाएगा? 1296। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225। ये एक तरीका होता है बच्चों अगले नंबर का स्क्वायर निकालने का। अगर आपके पास में आपको पता है कि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अगर आपको 3 का स्क्वायर निकालना है तो बच्चों आप इन तीनों संख्याओं को जोड़ दो। 2 और 4 6, 6 और 3 कितने हो गए? 9। तो इस प्रकार हम अगले नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। समझ गए इस बात को? इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? देखो अंडर रूट 5 और 6 कितने हो गए? 11, 2 और 9 कितने हो गए? 11 और 1 12, 2 और 2 4 कितने हो गए? 5, और ये कितना हो गया? 1, 1521। और 1521 का अंडर रूट कितना होता है? तो बच्चों 1521 का अंडर रूट होता है 39। साथ में क्या लिखोगे? मात्रक।
बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन को करने में किसी को कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से बच्चों बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है और आपको भी ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, नॉर्मल लगा होगा। क्या करना था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है और हम जानते हैं कि दूरी सूत्र ये होता है और दूरी सूत्र के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी तरीके से दे सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 7 मीटर ऊंचे शिखर से, देखो ये बच्चों हो गए अपने समतल। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया बच्चों अपना समतल और इस समतल पे क्या है, 7 मीटर ऊंचा भवन है। ये मान लेते हैं 7 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है, ठीक है। और इस भवन से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, इसका मतलब क्या है बच्चों, उन्नयन कोण यहां से बता रहा है तो केबल टावर क्या है, इससे ऊंचा। और इस केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। यहां से बच्चों ये जो कोण बन रहा है ये कितनी डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। सर कोण कहां बन रहा है, देखो यहां आपको कोण दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बच्चों कोण कहां बन रहा है वो भी समझ लो। कोण बन रहा है इस जगह, ये बन रहा है बच्चों कोण, और ये कोण कितनी डिग्री का है, 60 डिग्री का। और इसके पाद का अवनमन कोण, इसके पाद का अवनमन कोण मतलब यहां से ये जो कोण बनेगा, और ये कोण कितनी डिग्री है, ये कोण डिग्री है अपने पास में 45 डिग्री। यहां से जो ये कोण बना ये कितना डिग्री है बच्चों, 45 डिग्री। देखो आप समझो इसको, ये हमारे पास में हो गया 7 मीटर ऊंचा भवन, ठीक है। ये हो गया केबल टावर, केबल टावर, ठीक है। अब देखो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, इसके शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितनी डिग्री है, 60 डिग्री। और इसके पाद का अवनमन कोण, इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण कितनी डिग्री है, 45 डिग्री। हमसे पूछा है टावर की ऊंचाई, हमसे बच्चों यहां से लेकर यहां तक की दूरी पूछी है, जिसे हम क्या मानेंगे, h। इस बिंदु को मान लो a, इस बिंदु को मान लो बच्चों b, इसको मान लो c, इसको मान लो d, और इस बिंदु को क्या मान लो e। किसी को कोई दिक्कत है यहां पे, नहीं है ना? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना केबल टावर की ऊंचाई, माना केबल टावर की ऊंचाई, और क्या मानी हमने, h मीटर, ठीक है। अब देखो यहां ये भी मेंशन कर दो कि h मीटर जो हमने मानी है वो क्या है, AC। AC बराबर क्या है बच्चों, h मीटर, ठीक है। क्या लिखोगे, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और उन्नयन कोण कौन सा बन रहा है, कोण AEB बराबर कितनी डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक है। साथ ही क्या लिखोगे, अवनमन कोण, अवनमन कोण कितना बन रहा है, कोण BEC बराबर कितना डिग्री है, 45 डिग्री। अब ये जो अवनमन कोण है क्या बच्चों इस कोण के बराबर है, बताओ क्या ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर है? तब बोलोगे सर ये दोनों एकांतर कोण है, ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। इसका मतलब ये कोण भी कितने डिग्री होगा, 45 डिग्री। तो क्या लिखोगे, कोण BEC बराबर होगा कोण ECD बराबर कितना, 45 डिग्री। क्या कारण दोगे, सर ये कैसे कोण है, एकांतर है। ये कैसे कोण है, एकांतर कोण है। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है ना? अगर दिक्कत नहीं है तो फिर बढ़ते हैं बच्चों अपन आगे। कैसे करेंगे, देखो त्रिभुज की बात करेंगे पहले, और किस त्रिभुज की बात करेंगे,
डायग्राम की तरफ बढ़ेंगे और त्रिभुज की बात करेंगे। देखो बच्चों, इस त्रिभुज की बात करते हैं, ठीक है, इस त्रिभुज की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज, और त्रिभुज भी कैसा है, समकोण, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CDE में, CDE में देखो ये जो भुजा है वो थीटा के सामने है, तो ये तो लंब हो गया, ये क्या है, आधार, और लंब और आधार का जो संबंध है वो कौन सा थीटा है, तो आपका जवाब आएगा टेन थीटा। तो क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज CDE में टेन थीटा बराबर लंब क्या है, DE या ED बटे CD, थीटा का मान कितना है 45, तो लिखोगे टेन 45 बराबर ED का मान है 7 बटे CD, टेन 45 का मान कितना होता है 1 बराबर 7 बटे CD, इसका मतलब CD का मान कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, CD का मान कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब देखो ये कितनी है 7 सेंटीमीटर, जब ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी है 7 सेंटीमीटर, और ये 7 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक ये भी कितनी है 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये क्या है बच्चों, एक वर्ग है। इस बात को समझ गए सारे। अब देखो हमें यहां से यहां वाली दूरी और निकालनी है, हमने ये दूरी तो निकाल ली, अब हमें यहां से यहां वाली दूरी और निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जो ये ऊपर वाला त्रिभुज है इसमें क्या लगाएंगे टेन थीटा, तो क्या लिखोगे पुनः त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा ABE में क्या लिखोगे टेन थीटा बराबर AB बटे BE, तो टेन थीटा, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री बराबर AB बटे BE का मान कितना है 7, और टेन 60 का मान कितना होता है √3 बराबर AB बटे कितना हो जाएगा 7। अब देखो इसके नीचे एक मानेंगे, क्या गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा AB बराबर 7 गुणा √3 मीटर, यहां सेंटीमीटर लिख दिया गया, ये भी क्या है बच्चों मीटर है, ठीक है, तो AB बराबर 7 √3 मीटर। अब देखो ये दूरी अपने पास में क्या आ गई 7 √3, ये दूरी अपने पास में कितनी है 7, इसका मतलब केबल टावर की ऊंचाई H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा AB जोड़ BC, सही है, AB यहां से यहां तक जोड़ BC ये, तो AB का मान कितना है 7 √3 और BC का मान कितना है 7, दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा 7 कॉमन आ जाएगा, यहां क्या बचेगा √3 और यहां क्या बचेगा बच्चों 1, साथ में क्या लगा दोगे मीटर। क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है कि √3 का मान 1.73 लेना है, अगर वो मेंशन करता तो बच्चों हम क्या करते, यहां √3 का मान 1.73 रख के इसको आगे और सरल करते। बताओ है नॉर्मल क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नॉर्मल है अच्छा है तो स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी करो। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घड़ी की मिनट की सुई है और 14 सेंटीमीटर लंबी है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो फिर कैसे करेंगे, बताओ कैसे करोगे। पहले तो ये बताओ कौन सी प्रश्नावली का क्वेश्चन है,
बताओ ये अपने कौन सी प्रश्नावली का है? ये है बच्चों प्रश्नावली नंबर 11, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। देखो क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे, पहले जानेंगे कि हमारे पास में क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास में दिया है घड़ी की सुई की लंबाई और कितने सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर। जो 14 सेंटीमीटर है इसका मतलब क्या होगा बच्चों, जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। अब हमें और क्या चाहिए? हमें चाहिए बच्चों थीटा, और थीटा कैसे निकालेंगे समझो ध्यान से। मिनट की सुई की बात कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, घड़ी की जो मिनट की सुई है वो 1 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, सही है क्या? घड़ी की मिनट की सुई 1 घंटे में पूरा एक चक्कर करती है, और एक चक्कर का मतलब कितना कोण हो गया? 360 डिग्री। बोलो एक चक्कर का मतलब कितना डिग्री कोण हो गया? 360। 1 घंटे का मतलब क्या होता है बच्चों? 60 मिनट। 1 घंटे का मतलब क्या होता है? 60 मिनट। और 60 मिनट में कोण कितना बनेगा? 360। 1 मिनट में कितना कोण बनेगा? तो 1 मिनट के कोण के लिए क्या करेंगे? 360 में किसका भाग देंगे? 60 का। कटेगा तो कितनी बार? 6 बार। तो घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 6 मिनट का। हमें कितने मिनट दिए हैं? 5 मिनट। तो 5 मिनट के अकॉर्डिंग कोण कितना बनेगा? तो 5 मिनट के अकॉर्डिंग बनेगा 5 गुणा 6 बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब हमारे पास में बच्चों त्रिज्या है, हमारे पास में थीटा है, तो हम इससे रचित क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छा समझ में आ जाए। देखो ये हमारे पास में एक वृत्त हो गया, ठीक है? ये हमारे पास में क्या हो गया बच्चों? एक वृत्त हो गया, और इस वृत्त का जो केंद्र है, इस वृत्त का जो केंद्र है वो हमारे पास में क्या है? यहां, ठीक है? और इस केंद्र से हमारे पास में मान लो कि पहले जो घड़ी की सुई थी वो कितने पे थी? पहले घड़ी की सुई कितने पे थी? 12 पे। अब घड़ी की सुई 5 मिनट चली है, इसका मतलब घड़ी की सुई अब कहां आ गई? 5 पे। तो ये जो कोण बना इन दोनों के बीच में, ये जो कोण बना ये कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का। ये कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का। और इस भाग को हम क्या बोलते हैं? इस भाग को बोलते हैं अपन त्रिज्यखंड। तो नॉर्मल सी बात है, हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। लिखेंगे कैसे? पहले तो यहां से ये डाटा लिखेंगे, उसके बाद में क्या लिखोगे? हम लिखेंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, रचित क्षेत्रफल, और बराबर क्या हो जाएगा? हम सूत्र लगा देंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे क्या होता है बच्चों? 360। पाई का मान कितना ले लेंगे? पाई का मान हो जाएगा 22/7। आर की घात 2 है तो त्रिज्या कितनी है? 14। तो 14 गुणा 14। थीटा का मान कितना है? 30, और बटे कितना जाएगा? 360। 0 से 0 कैंसिल, 3 का भाग देंगे तो 12 3 36, 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी कितना होगा? 14। 2 का भाग देंगे 12 में तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 3, और 2 का भाग 14 में देंगे तो क्या आएगा? 7। इसका मतलब 22 को 7 से गुणा करेंगे, और 22 7 कितने हो जाएंगे? 154 बट्टे कितना जाएगा? 3 वर्ग। सेंटीमीटर है तो बच्चों सेंटीमीटर, और मीटर है तो क्या जाएगा? मीटर। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? बताओ बताओ जल्दी बताओ, है किसी को दिक्कत? बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था, और 2 नंबर का क्वेश्चन बच्चों बनता है, और 2 नंबर में आपसे इतना डाटा वो लिखवा सकता है। बढ़े क्या अगले क्वेश्चन की ओर? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन? एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और इसको समझने का प्रयास करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक हमारे पास में क्या है, एक हमारे पास में है अर्धगोला, एक हमारे पास में क्या है, अर्धगोला। ये मैंने बना दिया आपके लिए अर्धगोला, ठीक है। और इस अर्धगोले के ऊपर क्या है, इस अर्धगोले के ऊपर शंकु है, इस अर्धगोले के ऊपर क्या है, शंकु। इस अर्धगोले के ऊपर क्या है, शंकु है, ठीक है। अब हमारे पास में जो आकृति है वो इस प्रकार की है। ये हो गया अपना अर्धगोला, देखो ये हो गया अपना अर्धगोला, और इसके ऊपर बना है बच्चों शंकु। इसके ऊपर किसकी आकृति है, शंकु की आकृति है। ठीक है, इसके ऊपर बनाया शंकु। अब देखो समझो कैसे करेंगे। ये नहीं है कि यहां हमसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो हम डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे। थोड़ा सा बच्चों समझने का प्रयास करना कि इसमें हम करेंगे कैसे, ठीक है। अब देखो, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, वो शंकु के आकार का है और उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आधारित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। देखो, ये जो संपूर्ण ऊंचाई है यहां से लेकर यहां तक, ये कितनी है, 15.5। अब मुझे एक बात बताना, ये पूरी 15.5 है, जिसमें से ये जो ऊंचाई है वो कितनी है, 3.5। ये 3.5 कैसे है, ये अपने अर्धगोले की त्रिज्या है। तो शंकु की ऊंचाई कितनी बचेगी, तो 15.5 में से 3.5 घटा देंगे तो क्या बचेगी, 12। शंकु की ऊंचाई कितनी बचेगी, 12। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, जल्दी बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो बढ़ते हैं अपन आगे, ठीक है। तो ये शंकु की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 12, और शंकु की त्रिज्या कितनी है, शंकु की त्रिज्या जितनी है जितने गोले की है, 3.5। अब बच्चों ध्यान से समझना, हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर भी मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, क्या आपको ये जो शंकु है इसका ये नीचे वाला हिस्सा दिखाई देगा अगर गोले के ऊपर रखेंगे तो? बताओ, क्या ये हिस्सा आपको दिखाई देगा? तब आपका जवाब आना चाहिए सर ये हिस्सा हमें दिखाई नहीं देगा। देगा क्या? ये हिस्सा आपको दिखाई नहीं देगा। कैसे दिखाई नहीं देगा, ये समझ लो, ये समझ लो बच्चों कि हमारे पास में कोई डब्बा है, ये लो, ये बच्चों हमारे पास में कोई शंकु है, और इस शंकु को मैं किसी भी आकृति के ऊपर इसे रखूंगा, जैसे मैंने अपने हाथ पे रखा, तो क्या इस शंकु का ये नीचे वाला जो हिस्सा है जिसे हम वृत्त का क्षेत्रफल बोलते हैं, ये क्या दिखाई देगा? तब आपका जवाब आएगा सर ये दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही हमारे पास में नीचे अर्धगोला है, क्या उसका ये जो सर्किल है वो दिखाई देगा? देखो, इस सर्किल से और उसके सर्किल से दोनों सर्किल मैच हो जाएंगे और हमें बच्चों ये नीचे वाली सरफेस दिखाई नहीं देगी। और नीचे वाली सरफेस जब दिखाई नहीं देगी तो बच्चों हम यहां संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे? हमें दिखाई दे रहा है सिर्फ ये, और जब ये दिखाई दे रहा है तो इसे मैं बोलता हूं वक्र पृष्ठ। क्या बोलूंगा? वक्र पृष्ठ। तो इसका भी वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ, वो सूत्र लगाएंगे, तब बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। कंफ्यूज मत होना बच्चों, इस बात का ध्यान रखना।
ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे शंकु की त्रिज्या बराबर क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या और कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। फिर लिखोगे खिलौने की ऊंचाई, खिलौने की ऊंचाई, और खिलौने की ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। अतः शंकु की ऊंचाई, और शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई हो जाएगी 15.5 माइनस 3.5 बराबर 12 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमारे पास में शंकु की ऊंचाई है और हमारे पास में शंकु की त्रिज्या है, तो हम क्या करेंगे, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है पाई आर एल। तो जब पाई आर एल होता है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एल निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, शंकु की तिर्यक लंबाई, शंकु की तिर्यक लंबाई कौन से फॉर्मूले से, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। एच का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, और आर का मान है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर। क्या लगा देंगे, अंडर रूट 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, और 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12.25, अंडर रूट आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 156.25, और इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट। 156.25 का अंडर रूट कितना होता है बच्चों, ये होता है 12.5। कितना होगा 12.5 सेंटीमीटर। क्या आ गई, शंकु की तिर्यक लंबाई आ गई। अब क्या करेंगे सर, अब लगाएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला क्या है, हम लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। दोनों का वक्र पृष्ठ क्यों लगाया, ये मैंने बच्चों आपको समझाया है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है सर, इन दोनों में से पाई आर कॉमन आ रहा है, ले लो। यहां बचेगा एल, एल का मान कितना है 12.5, प्लस यहां बचेगा अपने पास में 2r, और 2r का मान कितना है 3.5। पाई का मान रख दो, कितना 22/7 गुणा 3.5। 3.5 को 2 से गुणा करेंगे क्या बन जाएगा 7, 7 में 12 जोड़ेंगे तो 12 और 7 कितने हो जाएंगे 19.5। 7 से काट दो तो कितनी बार कटेगा 0.5 बार। 22 को गुणा करोगे 0.5 से तो 22 पंजे कितने होते हैं 110। यहां पॉइंट आएगा, इसका मतलब ये हट जाएगा, गुणा 19.5। गुणा करो, किसी भी संख्या को 11 से गुणा करते हैं तो क्या लिखेंगे, पहला अंक ऐसा कैसा, 9 और 5 कितने हो जाएंगे 14, फिर 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10, और 1 और 1 2। सही किया गया। देखो जल्दी, देखो हमने जो आंसर निकाला है वो सही निकाला है क्या, या कुछ गलती कर दी। देखो हमने लिखा 5 ऐसा कैसा, 9 और 5 14, फिर 9 और 1 10, एक हासिल और आएगा ना, तो यहां क्या आएगा 1 और आएगा, तो ये हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो किसी भी संख्या को 11 से गुणा करते हैं, जैसे ये था 19.5, इसको 11 से गुणा करता है तो ये अंक ऐसा कैसा आएगा,
इन दोनों को जोड़ेंगे 9 5 कितने हो गए 14। इन दोनों को जोड़ेंगे 9 और 1 10 1 11, इसमें एक जोड़ेंगे हासिल तो कितना हो जाएगा 2, यहां आ जाएगा पॉइंट। तो हमारे पास में जो फाइनली आंसर कितना आ गया 214.5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हो सकता है आपको अर्धवार्षिक में मिले, अर्धवार्षिक में नहीं मिलेगा तो 100% बच्चों आपको वार्षिक में मिलेगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 11। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 11, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा और कम से कम 5 एक बार आएगा। पासे को फेंक रहा है कितनी बार है 2 बार। जब भी बच्चों पासों को एक बार फेंका जाता है तब हमारे पास में कुल परिणाम कितने होते हैं 6 की घात 1। 2 बार फेंकेगा तो कुल परिणाम कितने होंगे 6 की घात 2। 3 बार फेंकेगा तो कुल परिणाम कितने हो गए 6 की घात 3। तो 2 बार फेंक रहा है, इसका मतलब कुल परिणाम कितने हो गए 36। अब 36 परिणाम कौन से हैं वो भी तो लिखें थोड़ा। तो देखो पहले पासे को फेंका तो 1 आया, हो सकता है बच्चों दूसरे पासे को फेंकेगा तो भी क्या आएगा 1। ऐसे ही पहले पासे को फेंकेगा 1 आएगा, दूसरे में क्या आ सकता है 2। तो ये कहां तक चलेगा, ये चलेगा बच्चों 1 से लेकर 6 तक। ऐसे ही पहले पासे को फेंका 2 आया, दूसरे में 1 आएगा, ये भी कहां तक चलेगा, ये भी चलेगा बच्चों 2 से लेकर 6 तक। ऐसे ही बच्चों कंडीशन बनेगी 3 वाली, ऐसे ही कौन सी कंडीशन बनेगी 4 वाली, ऐसे ही कंडीशन बनेगी 5 वाली, और ऐसे ही कंडीशन बनेगी 6 वाली। अब ये बोल रहा है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, तो बच्चों एक बार तो 5 यहां आएगा 1 5, एक बार 5 यहां आएगा 2 5, एक बार 5 यहां आएगा 3 5, एक बार यहां आएगा 4 5, और इस लाइन में तो बच्चों पूरे में 5 ही आएगा। 5 1 5 2, 5 के साथ में 3, 5 के साथ में 4, 5 के साथ में 5, और 5 के साथ में 6, और लास्ट वाली लाइन में यहां आएगा 6 5। अब ये बोल रहा है 5 किसी भी बार नहीं आएगा, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ऐसी संख्या हैं जिसमें क्या आता है बच्चों 5 आता है। इसका मतलब 36 में से 11 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 36 में से 11 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएंगे बोलो, कितने आएंगे 25 आएंगे क्या, और 25 में 5 नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 किसी भी बार नहीं आएगा की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 5 कितनी बार आ रहा है 11 बार आ रहा है, तो 36 में से 11 घटा देंगे क्या आ जाएगा 25/36। ठीक है, 5 कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा की प्रायिकता क्या हो जाएगी, कम से कम 5 कितनी बार आ रहा है 11 बार, तो प्रायिकता हो जाएगी 11/36। बताओ कोई दिक्कत है किसी को। बिल्कुल बच्चों नॉर्मल सा क्वेश्चन था कि 5 कितनी बार, 5 किसी भी बार नहीं आएगा की प्रायिकता, और 5 कम से कम एक बार आएगा की प्रायिकता। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़े क्या, तो देखो फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO/BO AO/BO बराबर CO/DO, दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। हमें यह दे रखा है और हमसे पूछा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, यह हमें सिद्ध करना है। तो पहले क्या करते हैं, एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे, एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं।
देखो ये हमने क्या बना लिया, एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी। ये बिंदु मान लो ए, ये बिंदु क्या है, ये बिंदु अपना है ए, क्या हुआ, ये बिंदु बच्चों ए, ये बिंदु हो गया बी, ये बिंदु हो गया सी और ये बिंदु होगा डी। इसके विकर्ण, अब इसके विकर्ण और खींचते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। इसका एक विकर्ण हो गया अपने पास में ये, और दूसरा विकर्ण हो गया अपने पास में ये। दोनों विकर्ण किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो वो भी हमें दिया है कि दोनों बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ। लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है बताओ, दिया है एबीसीडी एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ। सिद्ध करना, ये तो बच्चों सारा क्वेश्चन में ही है, सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है। क्या करेंगे बच्चों इसमें, इसमें करेंगे रचना। रचना में क्या करेंगे बताओ, रचना में क्या करेंगे, रचना में लिखेंगे रचना में लिखेंगे ओ से, इस बिंदु ओ से एक रेखा AB के समांतर खींची, जो AD को किस बिंदु पर काटती है, ई बिंदु पर। क्या लिखेंगे, बिंदु O से OE रेखा AB के समांतर खींची, AB के समांतर खींची, जो AD को E पर मिलती है, AD को E पर मिलती है। ठीक है, बताओ यहां तक बच्चों किसी को कोई दिक्कत है? हमने क्या किया, यहां से एक रेखा खींची जो AB के समांतर है, जो किसके समांतर है, AB के समांतर है, और ये AD को कहां मिलती है, E बिंदु पर मिलती है। अब देखो क्या लिखेंगे, उपपत्ति लिखेंगे। ध्यान से समझना बच्चों, ये बीपीटी का क्वेश्चन है, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम 6 की प्रश्नावली, सारी प्रश्नावली बच्चों करवाई हुई है, समझ लेना। तो क्या लिखोगे, उपपत्ति। उपपत्ति में हम कौन से त्रिभुज की बात करेंगे, हम उपपत्ति में बात करेंगे बच्चों त्रिभुज DAB की। कौन सा त्रिभुज, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज की बात करेंगे पूरे की। क्या लिखेंगे, त्रिभुज DAB, DAB में, और DAB में क्या हो जाएगा, DAB में BPT से, DAB में BPT से क्या हो जाएगा बच्चों, DE बटे EA,
बराबर DO बटे BO। DE बटे, देखो बीपीटी क्या कहती है, अगर ये रेखा इस रेखा के समांतर है, जैसे हमारे पास में ऐसा त्रिभुज है, ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो इस भुजा का अनुपात इसके साथ में और इस भुजा का अनुपात इसके साथ में क्या होता है, बराबर होता है। यही हमने लिखा है, यही हमने क्या किया बच्चों, यहां से लिखने का प्रयास किया है। बताओ किसी को दिक्कत है इसमें, बताओ किसी को दिक्कत है? नहीं है? इसे बोल देंगे बच्चों समीकरण 1। इसे क्या बोल देंगे, समीकरण 1। आगे हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है बच्चों AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ये चीज हमें दी है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये क्या है, दिया है। ये क्या है बच्चों, दिया है। अब देखो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो इस BO को हम यहां लेके जाते हैं और CO को हम यहां लेके आते हैं, तो क्या लिखेंगे यहां से AO बटे CO बराबर BO बटे DO। बताओ दिक्कत है इसमें किसी को, इसमें किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है? नहीं है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम उल्टा करके क्या लिख सकते हैं, CO बटे AO बराबर DO बटे BO। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमें ये जो साइड है, ये साइड हमें बराबर चाहिए, ये साइड हमें क्या चाहिए बच्चों, बराबर चाहिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं DE बटे EA बराबर CO बटे AO। देखो अब डायग्राम देखेंगे, देखो DE बटे EA, ये हो गए DE और ये हो गई EA। इस भुजा का इसके साथ अनुपात CO बटे AO। CO कौन सा है, ये रहा CO और ये रहा AO। मतलब अब जो डायग्राम है वो ऐसे बन रहा है, इस भुजा का इसके साथ अनुपात और इस भुजा का इसके साथ अनुपात। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो रेखा है वो इस रेखा के क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, तब क्या लिखेंगे, अतः बीपीटी के विलोम से, बीपीटी के विलोम से, और विलोम से क्या हो जाएगा, विलोम से हो जाएगा अपने पास में EO समांतर हो जाएगी किसके, DC के। EO किसके समांतर हो जाएगी, DC के। लेकिन हमने रचना में क्या लिखा, हमने रचना में लिखा कि जो EO है ये AB के समांतर है, लेकिन EO किसके समांतर है, AB के। कहां से लिखा, रचना से। अब देखो EO DC के समांतर है, EO AB के समांतर है, अतः DC किसके समांतर हो जाएगी, DC समांतर हो जाएगी AB के। और जब DC ये जो रेखा है वो इसके समांतर हो जाएगी, तब ABCD क्या हो जाएगा, ABCD एक समलम चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक समलम चतुर्भुज। बताओ दिक्कत है किसी को? बिल्कुल बच्चों नॉर्मल सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी रचना को ध्यान रखना है और बाकी नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। समलम चतुर्भुज का मतलब होता है उसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। और हमने क्या किया, एक भुजा को दूसरी भुजा के, मतलब इस रचना वाले पार्ट को इसके समांतर किया और इसी को हमने इसके समांतर किया, फिर ये दोनों रेखाएं क्या हो गई, आपस में समांतर हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, अपनी 6.2 की प्रश्नावली का शायद लास्ट क्वेश्चन है। तो 9 का क्वेश्चन और 10 का क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों एक दूसरे के विलोम है। यहां से बच्चों प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है अपना 13। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। कल्पित माध्य विधि से इसका क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना। बच्चों पहले मैं जानता हूं, आपको बताने का प्रयास करता हूं कि कल्पित माध्य विधि का सूत्र क्या होता है। को कल्पित माध्य विधि से जब माध्य निकालते हैं तो हमारे पास में सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। यही सूत्र होता है ना, बताओ यही होता है, जिसमें a क्या है, a तो सर अपना कल्पित माध्य है, और di क्या है, di है अपना अक्स i माइनस ए, यही होता है। अब देखो इसको करते हैं, सबसे पहले निकालेंगे अपन अक्स i। ये हमारे पास में क्या है, ये तो सर f है। अक्स i निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और किसका भाग देंगे, 2 का। निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2 क्या होता है, अक्स। 100 को और 150 को जोड़ेंगे 250 होगा, और 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 125। फिर देखो 150 और 200 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, 350, और उसमें भाग देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 175। मतलब यहां अंतर किसका आ रहा है, 50 का, तो यहां भी अंतर किसका चलेगा, 50 का। तो 17 और 5 कितने हो जाएंगे, 22। 22 और 5 कितने हो जाएंगे, 27। 27 और 5 कितने हो जाएंगे, 32। बताओ सबने अक्स निकाला। अगर सबने अक्स निकाला तो इसकी आगे की प्रोसेस करते हैं, क्या होगा बच्चों। अब हमें निकालना है डी आई। तो डी आई बराबर क्या होता है, डी आई बराबर होता है अक्स आई माइनस ए। सर ए क्या है, ए कल्पित माध्य। कल्पित माध्य हमेशा याद रखना बच्चों 20 का मान होता है ना। कल्पित माध्य हमेशा अक्स वाले का 20 का मान, ये लो। अब इस अक्स में से ये घटाएंगे, 125 में से घटाएंगे 225 तो क्या बचेगा, सही है। 175 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 225 में से 225 घटाएंगे 0। 275 में से 225 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 50। और 325 में से 225 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 100। अब क्या करेंगे, अब डी को गुणा करेंगे किससे, एफ से। तो यहां आ जाएगा एफ आई डी आई। एफ कहां है, एफ है सर अपने पास में 4। 4 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 400। 5 को गुणा करेंगे 50 से तो क्या बन जाएगा, 250। 12 को गुणा करेंगे 0 से तो क्या जाएगा, 0। 2 को गुणा करेंगे 50 से तो क्या बनेगा, 100। और 2 को गुणा करेंगे 100 से तो क्या बन जाएगा, 200। अब देखो जोड़ेंगे इसको, क्योंकि यहां लिखा है सिग्मा, तो सिग्मा एफ आई डी आई बराबर क्या हो जाएगा, 100 और 200 हो गए 300। 300 प्लस के हैं और 400 माइनस के हैं, तो माइनस के कितने बचेंगे, 100। माइनस के 100 और माइनस के 250 क्या बन जाएंगे, माइनस के 350। नीचे क्या है, सिग्मा एफ, एफ को भी जोड़ दो। तो सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 12 और 4 16, 16 और 5 हो गए अपने पास में 22, 16 और 5 21, 21 और 4 कितने हो गए, 25। कहां रखेंगे मान, सूत्र में रखेंगे। ए का मान हमने कल्पित माध्य कितना माना था, 225। यहां लिख दोगे कल्पित माध्य, कल्पित माध्य ए बराबर कितना है, 225। ठीक है, तो ए का मान हो गया 225। माइनस, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये जो संख्या है वो किसकी है, माइनस की, और माइनस प्लस से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस। तो कितना आ जाएगा, 350 बट्टे 25, भाग दे दो। तो 225 माइनस 25 का भाग देंगे तो 25 एकम 25, बचेगा अपने पास में 10। 10 में 0 लेंगे तो हो जाएगा 100, और 25 का भाग देंगे तो 25 के 100। 225 में से घटा देंगे 14 तो हमारे पास आएगा 211। बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है? फाइनली आंसर कितना आ रहा है, 211। आ गया समझ में सबको? अरे सबको समझ में आया या नहीं आया? अगर समझ में आ गया तो बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। सर हमें स्क्रीनशॉट लेने दो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो।
देखो फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? ए से प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो किससे विभाजित है? 6 से विभाजित है। ठीक है, कौन सी प्रश्नावली क्वेश्चन है सर? समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, हम जानते हैं, आपको आता भी होगा, जिसको नहीं आता वो ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ए से प्रथम 40 धन पूर्णांक जिसमें किसका भाग जाता है? 6 का। तो सर पहला जो धन पूर्णांक है जिसमें 6 का भाग जाता है वो तो 6 ही है, तो क्या लिखोगे? प्रथम 6 से विभाजित 40 धन पूर्णांकों की एपी, पूर्णांकों की एपी मतलब समांतर श्रेणी क्या बन जाएगी? पहला धन पूर्णांक हो जाएगा 6 जिसमें 6 का भाग जाएगा, दूसरा हो जाएगा 12, तीसरा हो जाएगा 18, ऐसे ही आगे चलेंगे तो अंतिम 40वां क्या हो जाएगा? 40वां हो जाएगा बच्चों, 6 का भाग जाएगा वो हो जाएगा 240। सही है, क्या हो जाएगा? 240। 6 का भाग जाएगा पहले में तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, ऐसे 6 को 40 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 240। हमसे क्या पूछा है? हमसे इनका पूछा है योग, इनका हमसे योग पूछा है, तो क्या लगाएंगे? एसन। एसन बराबर क्या होता है? n/2 a प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? an। यहां एक क्या है? यहां a बराबर तो कितना है? प्रथम पद कितना? 6। an बराबर कितना है? an बराबर है 240 और n बराबर क्या है? n बराबर पदों की संख्या कितनी है? 40। सूत्र में मान रखेंगे तो n का मान तो हो गया 40, 40 बटे कितना आ जाएगा? 2। a का मान कितना है? 6, an का मान कितना है? 240। भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 20 बार। ये हो जाएगा 20 गुणा 6 और 240 कितना हो गया? 246। गुणा कर दो, 6 को 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी कितना? 12, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 दूनी कितना जाएगा? 4। तो 4920 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताओ बच्चों, किसी को इसमें दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चों आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस पढ़ेंगे, लेकिन मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस जितने बताए हैं वो बच्चों आपको समझाने का प्रयास किया है, ना कि पेपर के अकॉर्डिंग जल्दबाजी करने का प्रयास किया। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन बचते हैं अपने पास में 14 हो गए, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 क्वेश्चन जितने बचते हैं वो हैं 6, और उस 6 क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जल्दी से लिखो।